स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो है बढ़ते उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला। देहरादून में निकाली जाएगी जन आक्रोश रैली। कई हिंदू संगठन होंगे रैली में शामिल। आज गांधी पार्क से घंटा घर तक रैली निकालेंगे। आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। व्यापार मंडल ने भी रैली का किया समर्थन। 2 घंटे बाजार की दुकानों को बंद रखने का आग्रह किया गया है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने की मांग की जा रही है। देहरादून से ये जानकारी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर जगह जगह आक्रोश देखने को मिल रहा है भारत में, और इसी के तहत अब देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। तो आपको बताते चले, व्यापार मंडल ने भी रैली का समर्थन किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय केंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत है उससे हम सभी अवगत हैं, और अब भारत में भी जगह जगह इसको लेकर जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। जो संत से लेकर जो आम जनता है, तमाम लोग उनके हित के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, और इसी के तहत देहरादून में भी जनाक्रोश रैली निकाली जा रही है। बिल्कुल ऐसा इस रूप में समझ सकता है कि जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर अब ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड सहित पूरे देश भर में जो सभी लोग हैं, हिंदू हैं चाहे दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर जागरूक होते नजर आ रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर पहल करे, बांग्लादेश की जो सरकार है उससे बातचीत करे, ताकि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे उसको समाप्त किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। आज देहरादून में एक जनाक्रोश रैली यहाँ पर निकल रही है। सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से इस रैली को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें संत समाज के लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, और विभिन्न धर्मों के लोग इस जनाक्रोश रैली में यहाँ पर शामिल है। और एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अगर हिंदुओं को छेड़ने का काम होता है, जिस प्रकार से दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम वहां पर किया जा रहा है, अगर उसको समाप्त नहीं किया जाता तो फिर ये चिंगारी आगे और भड़कने लग जाएगी। हमारे साथ डोईवाला से जो विधायक हैं गहलोत जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से इस जनाक्रोश रैली में आए हैं और क्या कुछ इस समय उद्देश्य नजर आ रहा है। विधायक जी, आप लोग भी इस जनाक्रोश रैली में आए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे इससे समाप्त करने की बात करेंगे? 5 अगस्त से और वर्तमान तक लगातार बांग्लादेश में जब से शेख हसीना जी की सरकार को हटाया गया वहाँ पर, तब से यूनुस की सरकार के द्वारा लगातार हिंदू अल्पसंख्यक, बौद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज, हमारा सिख भाई हैं, वहाँ पर उनको बड़ा दमन अत्याचार किया जा रहा है। बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हमारे जो वहाँ पर मंदिर हैं, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, और इस प्रकार का दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। आज आपने देखा, ये 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, और एक तरफ हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और एक तरफ बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। तो आज ये आक्रोश रैली जो मार्च है, आप देखिए इसमें सभी भारतीय और सभी धर्मों को मानने वाले इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अगर हमारे अल्पसंख्यक भाई, हिंदू अल्पसंख्यक भाई जो बांग्लादेश के अंदर हैं, उनके खिलाफ अगर इस प्रकार दंडात्मक कार्रवाई की गई तो उसका कड़ा मुकाबला किया जाएगा। और आप ये अपना विश्व का हिंदू समाज, अल्पसंख्यक समाज को जो है पूरे विश्व के देशों का समर्थन मिल रहा है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जी हो, चाहे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में विषय उठा हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मन हो, अन्य देशों से भी लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, ये इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और हमारी भारत सरकार भी इसके लिए लगी हुई है। अन्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कल आपने देखा कि हमारे एक्शन अफेयर्स सेक्रेटरी भी जो वहाँ पर गए थे, और लगातार बांग्लादेश की यूनुस उनसे भी मिले थे, वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी से भी मिले थे, और इस प्रकार का जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है उसको रोकने के लिए भी लगातार हमारी सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। और ये आक्रोश का जो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आज इस रैली में आ रहे हैं, और ये दिखाने के लिए कि इस प्रकार का अत्याचार, दमन और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो बांग्लादेश के अंदर आपने देखा, जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक अन्य समाज के लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अन्य सेवाओं में हैं, पुलिस बल में हैं, उनको ज़बरदस्ती उनको रिजाइन देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज पूरा समाज, पूरा भारत, पूरा देश
एकजुट होकर के खड़ा हो रखा है अपने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भाइयों की रक्षा के लिए। ये तो सब कुछ ठीक है, आप लोग कह रहे हैं बातचीत हो रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी सब चीजों को लेकर मुद्दा बना रहा है। वो कह रहा है बात हिंदुओं की आती है, धर्म वाली पार्टियां चुप हो जाती है, क्यों नहीं अभी तक इन चीजों पर पहल हो पाती? देखिए, हमारी सरकार लगातार संपर्क में है। आप देख लीजिए, लगातार जितने भी एमपीसी हैं, जूता बात उनके साथ संपर्क हो रहा है। लगातार वार्ता भारत सरकार को जो करना है वो कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। भारत सरकार को जो करना है वो बहुत अच्छा कर रही है और लगातार बांग्लादेश की सरकार को लगातार चेताया जा रहा है कि ये गतियां ना करे, बार बार ये ना करे, और जो होगा वो बड़े स्तर पे जो भी करेंगे। लेकिन जब तक विपक्ष का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने तो उनकी स्थिति तो आप लोग सब जानते हैं। उनके कारण तो आज पूरा देश में क्या स्थितियाँ हुई हैं तो आप सब लोग जानते हैं। हम लोग, हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आज हम लोग इस आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में समाज का हर वर्ग, समाज के हर लोग, समाज का हर शहरी, हर क्षेत्र का लोग यहाँ पर इसमें आ रहा है, इस आक्रोश मार्च में आ रहा है। जी, लोगों के लिए क्या कुछ संदेश कहेंगे, क्या अपील करेंगे ताकि ये सब चीजें? देखिए, हम लोग सनातन में हमेशा ये सिखाया गया है, हम लोग विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं और हम हर चीज़ को शांति से चाहते हैं। हम हर जगह प्रेम से व्यवहार करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारा जो ये आक्रोश मार्च है, इसमें बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपने जो है अपना गुस्सा अपना दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है। लोग शांतिपूर्ण ढंग से बड़े अच्छे उससे व्यवस्थित तरीके से इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। ठीक है जी, बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं, रंजस गांव में सभी लोग जमा, यहाँ से एक रैली के रूप में सभी लोग घंटा घर जाने का काम यहाँ से कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी बातचीत रखेंगे। और ये कह सकते हैं हमारे साथ और भी जो लोग मौजूद हैं जो इस रैली में यहाँ पर आए, जन आक्रोश रैली में, उनसे बातचीत करें। मैम, आप लोग भी यहाँ पर आए, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो अत्याचार हो रहा है वो निंदनीय है और असहनीय है। जो हम देख नहीं पा रहे हैं वो वहाँ पे सह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रह के रोंगटे खड़े होते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन उसकी रक्षा के लिए हम जितना हर संभव प्रयास कर सकते हैं, डीएम को ज्ञापन देना है, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना है, तो हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जितना हिंदू कर सकता है हर संभव प्रयास कर रहा है कि उन अत्याचारों को किसी तरह रोक पाए। जितनी भी मतलब कोशिशें हैं उन्हीं के रक्षा के लिए है कि हमारे हिंदू भाई हमारे घर अपने अपने घर सुरक्षित जाएं, हमारी माँ बहनों को सुरक्षित रह पाएँ, वो उनको उनके अधिकारों का जो अधिकार है। सरकारों से क्या कुछ मांग करेंगे आप ताकि ये सब जो वहाँ पर हो रहा है उस पर विराम लगे? मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगी कि बांग्लादेश पर दबाव बनाए और उनके प्रति जो उनके अधिकार हैं उनको दिलाए जाएं और जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको सुरक्षित किया जाए। जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते जो वहाँ पे हो रहे हैं, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अति से ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं। हमारे हिंदू भाई सभी फंसे हुए हैं, माताएं बहनें बिल्कुल दुष्कृत्यों से बलात्कार दिन पे दिन हो रहे हैं। अगर शिकायत करने भी जा रहे हैं तो उनके साथ भी वही सलूक किया जा रहा है। मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो वहाँ पे हो रहा है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि लगातार लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सरकारों से मांग कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई वहां पर हो सके, ऐसी पहल वहां पर की जा सके जिससे वहां पर हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको समाप्त किया जा सके। जी, लेकिन अभय, साफ तौर पर हम देखें जिस तरीके से वहां पिछले काफी समय से जो ये हालात हैं, अगर हम देख रहे हैं यहाँ से, जब हम हालातों को देख रहे हैं, बहुत दुख की बात है क्योंकि एक तरफ हम ये बात करते हैं कि हिंदुओं को, सनातन को बढ़ाना है, लेकिन वहाँ जो कभी हमारा करीबी देश हुआ करता था, पड़ोसी हुआ करता था, आज वही हमारा बागी हो चुका है और हम अपनों को बचाने के लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इस समय जो चीजें वहां पर बनी हुई है, परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों के खिलाफ सभी लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या सभी लोग आक्रोशित नजर। और हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है जो इस जन आक्रोश रैली में यहाँ पर है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ। लेकिन ये कह सकता है कि सभी लोग इस समय एक ही मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि जो चीजें वहां पर हो रही है उस पर विराम लग सके और सरकारों को ऐसी पहल वहां पर करनी चाहिए, ऐसी नीतियां वहां पर अपनानी चाहिए ताकि जो पड़ोसी मुल्क में
चीजें वहां पर घटित हो रही है उस पर विराम लग सके। ये एक सिर्फ संदेश देने का काम यहाँ से किया जा रहा है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इस दिवस पर सभी लोग ये कह सकते हैं कि अपने अधिकारों की बात यहाँ पर करते हैं, अधिकारों के संरक्षण की बातें सरकारें करते हैं। तो ऐसे में फिर क्यों बांग्लादेश में इस तरीके के अत्याचार वहां पर हो रहे हैं, इसीलिए आज के दिन ये यहाँ पर चुना गया था और इसी दिन आज यहाँ पर एक जन आक्रोश रैली निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक देहरादून में कल होगी। कैबिनेट की बैठक सचिवालय में 12:30 बजे मुख्यमंत्री की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। महिला नीति, पर्यटन, पंचायत के पेश होने हैं प्रस्ताव। शिक्षा के प्रस्ताव पर भी मुहर की संभावना। शिक्षा विभाग में भर्ती के प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। तो देहरादून में कल सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। 12:30 बजे मुख्यमंत्री की यह बैठक होगी, जहां कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। तो देहरादून से जानकारी सामने आ रही है सीएम धामी कैबिनेट की बैठक को लेकर। और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, कल बैठक का आयोजन होने जा रहा है सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी की बैठक बताई जा रही है, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। तो इस दौरान बताया जा रहा है महिला नीति, पर्यटन, पंचायत के प्रस्ताव पेश होने हैं और इसके साथ साथ शिक्षा के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और कल 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। तो आपको बताते चले बेहद अहम बैठक है, जहां कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो के लिए उत्तराखंड तैयार है। 4 दिवसीय यह आयोजन 12 दिसंबर से देहरादून के परेड मैदान में होगा। आयुर्वेद कांग्रेस में 58 देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसके अलावा देश भर से 6500 प्रतिनिधि इसमें भागीदारी के लिए सहमति दे चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में इस आयोजन के कर्टेन रेजर और प्रोग्राम गाइड का विमोचन करने के बाद यह जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में एक आयोजन उत्तराखंड को नई पहचान दिलाने वाला प्रयास है। और उन्होंने कहा कि देश की प्रथम योग नीति बनाने की दिशा में भी राज्य में काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 6,500 प्रतिनिधियों और 2 लाख आगंतुकों के साथ यह आयोजन हमारा ज्ञान और सहयोग का एक अद्वितीय मंच बनेगा। और इसमें उत्तराखंड का जो ये पैविलियन है, इसमें प्रदेश के 8 से अधिक विभागों के स्टॉल्स लगेंगे, जो हमारे प्रदेश की प्रगति में भी अपना योगदान देंगे। आयुर्वेद, होम्योपैथी, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, उद्यान, ग्राम्य विकास। निश्चित रूप से इन स्टॉलों से जहां हमको आयुर्वेद और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में हमको बढ़ावा देगा और हम सरकार की तरफ से भी लगातार हेल्थ और वेलनेस को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यह आयुर्वेद के जो फायदे हैं और नए नए नवाचार हैं, नए नए शोध अनुसंधान हैं, उसके साथ ही उसके एकीकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगा। और हम सब लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय में जब बहुत सारी जो आधुनिक विधाएं हैं उस समय बेअसर हो रही थी, उनका प्रभाव नहीं हो रहा था, ऐसे समय में हम लोगों ने आयुष का, आयुर्वेद का, योग का हमने प्रभाव देखा है, किस प्रकार से वो जीवन रक्षक के रूप में हम सबके समक्ष कारगर साबित हुई है। उत्तराखंड की ये भूमि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद की जो प्रज्ञा भूमि है, इसकी भूमि रही है। और इस भूमि पर आयुर्वेद औषधियों की खोज और शोध का कार्य लगातार होता रहा है। और हम सबके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि यहाँ पर 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं इसका आयोजन हमारी धरती पर हो रहा है। और निश्चित रूप से ये आयुर्वेद का होने वाला ये कार्यक्रम ये केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग जगाने में
नए अनुसंधान लाने में, और जो भी मंथन होगा, चिंतन होगा, बात होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और वो आयुर्वेद की अलग पूरे विश्व के अंदर। और उत्तराखंड में रविवार दोपहर से मौसम ने करवट बदली है, जिसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के अलावा हर्षिल, हेमकुंड साहिब, औली के साथ साथ कुमाऊं मंडल में मुनस्यारी, बागेश्वर, नैनीताल की ऊंची चोटियों और रानीखेत, मुक्तेश्वर में बर्फबारी हुई। सोमवार को टिहरी और मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। यहाँ दोपहर को भी ठिठुरन देखने को मिली। मौसम विभाग ने मंगलवार को 12 जिलों में शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी होने से मैदान में तापमान एकाएक गिर गया। सोमवार को अधिकतम तापमान में 7 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। और ये 4 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित जो आसपास के इलाके, तमाम चीजों को देख सकते हैं आप किस तरह से बर्फबारी पड़ रही है और ठंड ने पूरे दस्तक दे दी है प्रदेश में। और ऐसे में हम देखें तो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां और भी खूबसूरत हो जाती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से हम देखें अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है, सर्द में भी इजाफा हो चुका है, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए? देखिए, जिस तरह से रविवार से मौसम ने करवट बदली है और पहाड़ी क्षेत्र में बात करें तो हिमपात होने की बिल्कुल यहाँ पर सूचनाएं मिल रही हैं। जिस तरह से हमारे को जो वीडियो प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जिस तरह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसी अन्य जो चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। जिसके बाद अगर हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्रों के, वहां पे भी ठिठुरन लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिनों का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, क्योंकि उनका मानना है कि अगले 2 दिन इस तरह की ठिठुरन यहाँ पर रहेगी सभी पहाड़ी क्षेत्र में। साथ साथ मैदानी क्षेत्र में जो पहाड़ से हवा आएंगी उससे ठिठुरन यहाँ पे भी बढ़ेगी और साथ ही साथ कोहरा मैदानी क्षेत्रों में रहने की संभावना यहाँ पर है। तो कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ आम जनजीवन ठंड से बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, वहीं अगर मैदानों की बात करें अगले 2 दिनों में कोहरे के कारण भी समस्या पैदा हो सकती हैं। कह सकते हैं कि बिल्कुल जो ठंड का अपना जो प्रकोप है वो, हालांकि नवंबर में इस तरह की कोई ठंड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से मौसम में करवट बदला है और बर्फबारी के बाद जो तो कह सकते हैं कि जो सूखी ठंड है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल विकास, 12 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, फिलहाल वहां किस तरह से सर्दी में इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से बर्फबारी हुई है ये थोड़ी मुसीबत बढ़ा देती है। जी बिल्कुल, बर्फबारी के बाद जो मौसम है बिल्कुल करवट यहाँ पर बदला है, जहाँ चोटियाँ बिल्कुल बर्फ से लद गई हैं और कह सकते हैं कि जो उसका असर भी देखने को लगातार यहाँ पर मिल रहा है। जो तापमान है उसमें काफी गिरावट यहाँ पर देखने को भी मिली है और अगले 2 दिनों में जो गिरावट है वो इसी तरह से रहने का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग का है। वहीं मैदानों में जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उसके कारण मैदानी क्षेत्रों में भी यहाँ पर ठिठुरन लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल और आज की जो रात रही है वो काफी ठिठुरन बढ़ रही है और क्योंकि लगातार क्योंकि पारा भी यहाँ पर लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। और अगर खासतौर पर हरिद्वार और जिस तरह से उधम सिंह नगर के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर अगर हम बात करेंगे तो कोहरे विकास हम देख पा रहे हैं किस तरह से बर्फबारी ने अपनी दस्तक दी है। मौसम और वादियों की बात करें जरूर खूबसूरत है, लेकिन कहीं न कहीं हम देखें अब सर्दी लोगों के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। तो मैदानों में शीतलहर का कहर अब शुरू हो चुका है, जिसके चलते अब ठिठुरन बढ़ चुकी है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना है। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।